नमस्कार, आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर बनते भारत की। लेकिन क्या आप जानते हैं, वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की और आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ रेखांकित किए। अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग। आत्मनिर्भर भारत अभियान में पूरी दुनिया के लिए मदद की भावना भी शामिल है। देश फिलहाल 85 से अधिक देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। 9 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़ से बढ़कर 16,000 करोड़ पहुंच गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल कृषि निर्यात 53.15 बिलियन अमेरिकन डॉलर पहुंच गया है। एफएफपीआई में सुधार ने भारत की कृषि वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है। समुद्री उत्पाद का निर्यात 5.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 8.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। चीनी निर्यात 810.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। भारत से मोबाइल फोन निर्यात 2 बरस में दोगुना होकर 9,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है और घरेलू के साथ साथ विदेशी निवेश में भी बढ़ोतरी हो रही है। इन तमाम बिंदुओं को साथ में समाहित करते हुए एमएसएमई सेक्टर से बहुत सारे लोग हैं, स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। बोन है हमारी अर्थव्यवस्था की, ये जो निर्माण के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है या फिर साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ रहा है भारत का, क्या उसमें एमएसएमई की क्या कोई विशेष भूमिका रही है तो क्या रही? तो एमएसएमई जीडीपी में 30% का योगदान देता है, जो कि एक अपने मायने में एक अच्छी संख्या है। और आज की डेट में एमएसएमई और स्टार्टअप दोनों ही देश की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए उस दिशा में बहुत अच्छे से योगदान कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है एमएसएमई और स्टार्टअप सिस्टम्स का। जी आप तो मैं ये कहना चाहूँगा, ताली बजाना चाहें तो बजा सकते हैं खुलकर। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं खुद स्टार्टअप भी हूँ और एक एमएसएमई भी हूँ। स्टार्टअप इंडिया में 1 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सिर्फ 800 लोगों को 80 IAC का टैक्स बेनिफिट मिला है। तो मैं एज ए स्टार्टअप वो टैक्स बेनिफिट ले चुका हूँ, यानी कि सरकार की जो सुविधा है वो ग्राउंड पे उतर कर मिल रही है। जब आप ये बात कर रहे हैं तो और लोगों को जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ किया जाना चाहिए कि वो भी फुलफिल कर पाएं? दूसरा एग्जांपल ये दूंगा एमएसएमई का। तो मैं सीजीटी एमएससी स्कीम का भी लाभ उठा रहा हूं। और मैं मानिए 2016 में मैंने ये स्टार्टअप शुरू किया है। मैं एक भी दिन किसी भी सरकारी महकमे में नहीं गया, सब कुछ मैंने ऑनलाइन लिया है। चाहे वो क्रिसिल रेटिंग हो, चाहे वो एनएसआईसी सर्टिफिकेट हो, डीआईपीपी सर्टिफिकेट हो, 80 IAC टैक्स ऑडिट, और यहाँ तक कि ऑडिट के लिए भी मेरा सारा फेसलेस हुआ है। और जहाँ मुझे अच्छे से याद है, जब मैं पुराना एक कंपनी चलाता था तो टीडीएस वापस लेने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती थी, लेकिन आज मेरा टीडीएस अपने आप इवैल्यूएट होकर मेरे अकाउंट में आता है। तो ये डिजिटल इंडिया की जो मोहर लगी है वो सच में ग्राउंड पे टायर 1 सिटीज में तो लगी है। ये बात ठीक है कि मैन्युफैक्चरिंग तभी बढ़ेगी जब हमारी औद्योगिक इकाइयां सही ढंग से काम करें और स्टार्टअप्स को बैंकों का सहयोग मिले, लोन मिल पाए। बैंक सेक्टर से कुछ लोग एनपीए एक ऐसी परेशानी है, दुविधा है, जिसमें वेट एंड वॉच की स्थिति बैंक सेक्टर जो है कहीं ना कहीं बनाए हुए था, इसलिए लोन जो है बहुत हाथ खींच के दिया जा रहा था। क्या उसमें अब कुछ भूमिका में, बैंकिंग सेक्टर की भूमिका में कुछ बदलाव आया है या फिर उस पर कुछ विचार हो रहा है, जिससे जिस निर्माण की गति की बात कर रहे हैं उस निर्माण की गति में और ज़्यादा इजाफा हो? बहुत बड़ा सहयोग या कह सकते हैं रोल। जी क्या बात है।
जी। तो मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन था। मैं 2002 से बिजनेस शुरू किया और बिल्कुल एमएसएमई के पर्सपेक्टिव से अनअवेयर लाला सीए ने कह दिया प्रॉफिट कम दिखाओ, ये करो। सबसे पहला चेंज मुझे खुद को करना पड़ा। आज मैं अगर स्टार्टअप का फाउंडर और सीईओ हूं तो मैंने अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट को पीछे रख के आगे के 10 साल सोचा, ना कि पिछले 10 सालों में क्या कमियां रही। पहली बात। दूसरी बात, अवेयरनेस गवर्नमेंट का या बॉडीज का ही रीजन नहीं होता, ये पार्टनरशिप होती है, पीपीपी जिसे हम बोलते हैं, कि गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है और हम भी एफर्ट कर रहे हैं उसको जानने और सीखने के लिए। और अगर मैंने ये बोला है कि 2 स्कीम ATIAC बेनिफिट और CGT MSE, तो ये प्रूवन बिना डिपार्टमेंट के चक्कर लगाए मैंने अपनी अवेयरनेस से और डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही अवेल की है। और तीसरा जो आपका प्रश्न था कि गिविंग बैक टू सोसाइटी, तो मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अगर अलग रखूं और दिल्ली से हूं तो मैं बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम का भी मेंटर हूं और स्कूलों में जाके 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई है। तो सीखना ही नहीं है, सिखाना भी है, जिससे कि आगे वाली जनरेशन, 27 करोड़ लोग थे जब हमें आजादी मिली, आज 142 करोड़ हैं जी। अगर आगे जॉब गिविंग इकोनॉमी नहीं बनी तो हम एक दूसरे को खाने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। जब ग्लोबल लेवल पे चाइना +1 की बात करते हैं तो वो 1 इंडिया ही है, इंडिया ही होगा और भारत ही बनेगा वो 1। सब लोग दौड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इस दौड़ से इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की। अगर इस दौड़ में हमारा कोई साथी पीछे छूट जाता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसका हाथ पकड़ें, उसको सहयोग करें और उसको भी अपनी गति के साथ लेकर आए और भारत को आत्मनिर्भर देश बनाए। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी।